हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 4 पे आए हैं, जिसका नाम बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड है। ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज़ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी आरटीजीएस। क्या होता है सर? आरटीजीएस या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम। क्या है? फंड ट्रांसफर सिस्टम है अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड टेक प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। ठीक है, एक बैंक से दूसरे बैंक में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। क्या? फंड। ठीक, ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। सर, रियल टाइम और ग्रॉस बेसिस का मतलब क्या है? तो उसने मतलब भी बताया। रियल टाइम मीन्स देर इज नो वेटिंग पीरियड। नो वेटिंग पीरियड मीन्स कि आप जैसे ही बैंक के पास जाएंगे, कहेंगे मुझे आरटीजीएस करना है, वो तुरंत आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन रियल टाइम। क्या करेंगे? जैसे ही आपने उनको पैसा दिया, वो तुरंत उसमें से आपके अकाउंट में से वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, जिस बैंक में आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो ट्रांसफर कर देंगे तुरंत। यानी वेट नहीं करवाएंगे आपको वो वहाँ पे। ठीक है, द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस्ड। ठीक है सर। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज मेड ऑन वन टू वन बेसिस। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है? जैसे जैसे लोग आते जाएंगे उस बेसिस पे उनका ट्रांसफर होता चला जाएगा। यानी ये नहीं करेंगे कि हम बंच करेंगे। ठीक, बंचिंग में क्या होता है कि हम 5 जब लोग हो जाएंगे, उन 5 लोगों का इकट्ठा पैसा ट्रांसफर करेंगे। आरटीजीएस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, आरटीजीएस में क्या होता है? जैसे जैसे लोग आते जाएंगे इंडिविजुअल्स, हम उनका पैसा ट्रांसफर करते जाएंगे रियल टाइम में। ठीक है, ये है आरटीजीएस। फिर अगला क्वेश्चन उठता है, व्हाट डिफाइन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है सर। एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू अनदर इंडिविजुअल, firm or company having an account with any other bank branch in the country। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा एनईएफटी के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, आपका अकाउंट होना चाहिए बस बैंक के अंदर, तो आप एनईएफटी का यूज कर सकते हैं। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस। बैचेस में यहाँ पे मतलब क्या है? आरटीजीएस और एनईएफटी में, आरटीजीएस और एनईएफटी में फर्क सिर्फ इतना ही है। आरटीजीएस में क्या कह रहा था? ग्रॉस बेसिस। ग्रॉस बेसिस का मतलब कि वो वेटिंग पीरियड नहीं रहेगा वहाँ पे। जैसे जैसे इंडिविजुअल लोग आते जाएंगे, उनका वो काम करते चले जाएंगे बैंक के अंदर। ठीक है, जैसे हम गए, हमने कहा मुझे आरटीजीएस करवाना है, उन्होंने तुरंत उसका आरटीजीएस कर दिया। ठीक है, फिर आप आए, आपका भी आपने कहा कि मुझे आरटीजीएस करवाना है, उन्होंने तुरंत आरटीजीएस कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? एनईएफटी में बैच बनाते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बैंक कह रहा है कि जब 10 लोग हो जाएंगे इकट्ठा, 10 लोग आ जाएंगे, 10 लोग अपना एनईएफटी करवाने के लिए मिल जाएंगे हमको, तो अब हम एक बार में उनका एनईएफटी करेंगे। ठीक है, तो हम गए, हमने उनको पैसा दे दिया, वो अभी एनईएफटी नहीं करेंगे, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अभी फंड ट्रांसफर वहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, जब 10 लोग उनको वो पैसा दे देंगे कि हम उनको एनईएफटी करवाना है, बैच एक बन जाएगा 10 लोगों का, तब वो इकट्ठा एक बार में फंड ट्रांसफर करेंगे। आरटीजीएस और एनईएफटी में फर्क सिर्फ इतना ही सा होता है। ठीक है सर। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, गिव डिफरेंसेस बिटवीन आरटीजीएस एंड एनईएफटी। एग्जाम में आता है सर, और 2 मार्क्स में आ जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या फ़र्क है। आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, इंडिविजुअली एंड कॉन्टीन्यूसली, यानी बैचेस यहाँ पे बनते नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, वैसे वैसे उनका फंड ट्रांसफर होता चला जाएगा। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस, जबकि एनईएफटी में क्या होता है? उनके में सेटलमेंट कैसे होता है? बैचेस में सेटलमेंट देखने को हमको मिलता है। यानी एक बैच जब बन जाएगा तो उनका पैसा एक बार में ट्रांसफ़र किया जाएगा, फिर दूसरा बैच बनेगा तो उनका पैसा एक बार में ट्रांसफ़र किया जाएगा। आरटीजीएस कह रहा है मिनिमम ट्रांजैक्शन अमाउंट इस ₹2 लाख, यानी कम से कम आपको जो है 2 लाख का ट्रांसफ़र करना होगा, तभी आप जो है आरटीजीएस का यूज़ कर सकते हैं। यानी आरटीजीएस कम से कम जो अमाउंट है वो कितना है? 2 लाख का। ठीक है, यानी अगर हमें 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने हैं तो हम आरटीजीएस की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 लाख से कम है तो आरटीजीएस हम नहीं कर पाएंगे। एनईएफटी क्या कहता है? देयर इज़ नो मिनिमम अमाउंट लिमिट
इन दिस केस, ठीक है, एनईएफटी के अंदर कोई भी लिमिटेशंस नहीं लगा के रखी हैं, यानी आपको जितना भी पैसा ट्रांसफ़र करना है आप कर सकते हैं। जबकि आरटीजीएस में क्या है, कम से कम आपके पास कितना होना चाहिए, 2 लाख रुपए का ट्रांसफ़र करना हो तभी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। चलिए सर, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, तो ई बैंकिंग का क्या मतलब है, जब भी हम ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, ई बैंकिंग है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। एनी यूजर हैविंग पर्सनल कंप्यूटर एंड अ ब्राउजर कैन एक्सेस द बैंक वेबसाइट एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो ठीक है, आप क्या करिएगा, ब्राउज़र का यूज़ करके बैंक की वेबसाइट पे जाइएगा और अपनी ई बैंकिंग का लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालिएगा और फिर अपनी बैंकिंग की सर्विसेज को वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी, ई बैंकिंग का मतलब ये होता है कि आप कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के अंदर या मोबाइल के अंदर, ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना जो ब्राउज़र है उसको खोलेंगे, उसके ऊपर अपने जो बैंक की वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे अपना क्रेडेंशियल्स डाल के और उसके बाद बैंकिंग की सर्विसेज का यूज़ करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड एन ई बैंकिंग, नथिंग एल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। ठीक, इसने यहाँ पे सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर बोला है तो आप पर्सनल कंप्यूटर ही लिख के आइएगा, लेकिन आज के टाइम पे ई बैंकिंग जो है पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, ठीक है, सब पे चलती है। ठीक है, फिर कहता है गिव 2 फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। तो 2 फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग आर, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट तो होता ही नहीं है ई बैंकिंग का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, हम तो सिस्टम पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बैंक से हमारा नहीं हो पाएगा, बिटवीन द बैंक एंड द क्लाइंट। फिर कहता है बोथ बैंक एंड द क्लाइंट नीड कंप्यूटर, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर। ठीक है, फिर कहता है द क्लाइंट हैज़ टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक। ठीक है, आपको ये ऑप्शन देना पड़ेगा कि आप ई बैंकिंग यूज़ करना चाह रहे हैं, तभी वो जो है बैंक आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल करवाएगा, अदरवाइज वो नहीं करवाएगा। फिर कहता है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। तो क्या है, कस्टमर गेट 24 आवर्स एंड 365 डेज अ ईयर सर्विस। ठीक है, 24 घंटा 365 दिन आपको सर्विस ई बैंकिंग के अंदर देखने को मिल जाती है। अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस यानी जितना आप चाहें, जितनी बार चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं बैंक की वेबसाइट को। ठीक है, फिर कस्टमर फील द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज दे डू नॉट कैरी कैश नाउ। ठीक है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्यों होती है कि उनको अब कैश कैरी नहीं करना पड़ रहा है, अपने लॉग इन करते हैं, वहाँ से पेमेंट करते हैं ओटीपी लेके और वहाँ पे वो आराम से ट्रांजैक्शंस करके आ जाते हैं मार्केट से। ठीक है, तो इसलिए ई बैंकिंग से क्या हुआ है कि कैश लेके चलने का जो रिस्क था वो ख़त्म हो गया है। फिर कहता है गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। कोई 2 डिसएडवांटेज बता दीजिए ई बैंकिंग के। तो कहता है द बैंक एंड द क्लाइंट बोथ हैव टू इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करना पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे तब तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात बन जाएगी। ठीक है, तो दोनों को ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको भी कंप्यूटर लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी वाईफाई लगवाना पड़ेगा, बैंक को भी उस टेक्नोलॉजी को अपने सर्वर के अंदर डालना पड़ेगा। बोथ द बैंक एंड क्लाइंट नीड्स ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी। ठीक, हर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, जो पुराने टाइम के लोग हैं वो आज भी क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते, उससे थोड़ा सा यूज़ करने से कतराते हैं, पीछे हटते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो बैंक हो। भाई बैंक में भी तो इंसान ही काम कर रहा है ना, तो वो भी पहली बार टेक्नोलॉजी को देखेगा तो वो उसको भी सीखना पड़ेगा ना। तो टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ता है, चाहे वो बैंक हो चाहे वो क्लाइंट हो, दोनों को ही जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तभी वो लोग आराम से बिना टेंशन के उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रीफली डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। ठीक है, जैसे आप
समझ लीजिए सैलरीज वगैरह जो दी जाती हैं, ठीक है, आपका अकाउंट खुलवाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर जो आपके टीचर्स हैं ना, आपके स्कूल का भी अकाउंट खुला हुआ होगा एक बैंक में, ठीक, उसी बैंक के अंदर वो क्या करेंगे, जितने टीचर्स आपके हैं ना उनका अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक है, जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो स्कूल है वो इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा किसको, बैंक को, कि इस महीने इस तारीख को क्या करना है, आपको सैलरी सबके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देनी है। तो उसी तारीख को बैंक क्या करेगा, एक अकाउंट से यानी स्कूल के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करेगा किसको, उन सारे टीचर्स के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो वो हो जाती है उनके सैलरी क्रेडिट उनके अंदर। ठीक, तो वही कह रहा है कि फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर जब बैंक का ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। फॉर इंस्टांस एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी बैंक ट्रांसफर्स वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज अकाउंट टू एम्प्लॉयज अकाउंट। एग्जाम्पल भी इसने वही वाला दे दिया। ठीक है, फिर कहता है गिव टू एडवांटेजेस ऑफ EFTS। तो टू एडवांटेजेस क्या है, पेमेंट आर मेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, अब हम बहुत ज़्यादा मसले मसाइल में फंसे हुए, हमें याद नहीं रह सकता। ठीक है, तो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिए, भैया ये तारीख है, तुम ट्रांसफ़र कर देना, मेरी हेडेक नहीं है ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उससे आज़ाद है, उस टेंशन से अब हम आज़ाद है। बैंक जैसे ही ड्यू डेट आएगी उसमें वो पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे अब ये नहीं होगा कि डिले हुए जा रहा है किसी का पेमेंट। फिर क्या कहता है, देयर इज़ नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, कैश का मिस हैंडलिंग भी नहीं होता है। और तीसरा कहता है ट्रांजैक्शंस आर एफर्टलेस, बहुत ज़्यादा एफर्ट इसके अंदर नहीं लगता है। फिर कहता है डिफाइन द मीनिंग ऑफ ATM। तो ATM इज एन ऑटोमेटिक मशीन। क्या है ATM, ऑटोमेटिक मशीन है। अ कस्टमर कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी, क्या कर सकता है, विदड्रॉ भी कर सकता है और डिपॉजिट भी कर सकता है मनी विद द हेल्प ऑफ ATM मशीन बाय इंसर्टिंग हिज ATM कार्ड। अब वो चाहे डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो, आप ATM कार्ड में ATM के अंदर ATM कार्ड यूज़ करेंगे, टैपिंग हिज पिन, यानी पिन का मतलब है पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। ठीक, वो आप टाइप करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें से अगर कैश निकाल लें तो कैश आ जाएगा, अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। ATM ऑपरेट्स 24/7। ठीक है, तो ATM क्या है, ऑपरेट करता है 24 घंटा 7 दिन, यानी 365 डेज। ठीक है, वो क्या करता है, ऑपरेट करता है। यहाँ पे 27/7 लिख दिया है, वो गलती से हो गया है, वो 24/7 होगा। ठीक है सर। फिर कहता है व्हाट इज डेबिट कार्ड, अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड कब मिलेगा, जब आप पैसा डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर, तो बैंक आपको एक डेबिट कार्ड दे देगा। ठीक है, द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब कार्ड होल्डर क्या कर सकता है, उससे पेमेंट कर सकता है जो भी उसने गुड्स या सर्विसेज अवेल करी हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड प्रोवाइडेड द सेलर हैज़ द टर्मिनल फैसिलिटी, यानी जो स्वाइप मशीन होती है ना, वो टर्मिनल फैसिलिटी सेलर के पास होनी चाहिए। अगर वो चीज़ है तब तो डेबिट कार्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने तुरंत वहाँ पे अपना कार्ड स्वाइप किया, पिन डाला, अमाउंट डाला और पेमेंट हो गया। ठीक है, OTP जैसे ही आपने डाला वहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास टर्मिनल फैसिलिटी नहीं होगी तब तो डेबिट कार्ड आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गिव द फीचर्स ऑफ डेबिट कार्ड। तो कहता है द फीचर्स ऑफ डेबिट कार्ड आर द कार्ड होल्डर हैज़ टू डिपॉजिट मनी विद द बैंक इशूइंग डेबिट कार्ड। ठीक है, क्या करना पड़ता है, सबसे पहले मनी को डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक के अंदर ताकि वो डेबिट कार्ड इशू कर सके। फिर द कार्ड होल्डर डज नॉट गेट द क्रेडिट फैसिलिटी, यानी आपको क्रेडिट फैसिलिटी डेबिट कार्ड में नहीं मिलती है। आप जब तक के आपके अकाउंट में पैसा है तब तक के आप डेबिट कार्ड यूज़ कर पाएंगे, जैसे ही आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस हुआ आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी आपको उधार बैंक की तरफ से नहीं मिलने वाला। फिर कहता है द कार्ड होल्डर हैज़ टू पे सम बैंक चार्जेस। ठीक है, तो अब आप डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे तो उसके बदले में बैंक क्या करेगा, आपसे कुछ चार्जेस जो है काटेगा आपके अकाउंट में से। द कार्ड कैन बी यूज टू स्पेंड मनी अप टू द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कार्ड होल्डर, यानी जितना अमाउंट आपने डिपॉजिट कर रखा है बैंक के अंदर आप उतना अमाउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर कहता है डिफाइन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एनीबडी हैविंग अ गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, आपकी अगर क्रेडिट वर्दीनेस है मार्केट के अंदर, यानी आपकी गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड अवेल कर सकते हैं बैंक से। पर्सन नीड नॉट हैव मनी इन हिज बैंक।
ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अकाउंट में क्या हो, पैसा हो। ठीक है, आपको तब भी क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा अगर आपके पास पैसा अकाउंट के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी अच्छी गुडविल हैगी वहाँ पे। फिर रादर इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, कहता है इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी आप क्या कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हुए। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं है फिर भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी बैंक आपको क्या दे देगा, शॉर्ट टर्म लोन दे देगा, ओवरड्रॉ करने की फैसिलिटी दे देगा कि आप अपना, आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस है उससे ज़्यादा आप अवेल कर सकते हैं, यानी एक लिमिट तक के वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर कहता है गिव द फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो कहता है द कार्ड होल्डर मस्ट इंजॉय गुड रेप्यूटेशन। सबसे पहले क्या होनी चाहिए, गुड रेप्यूटेशन होनी चाहिए, तभी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, तभी उसको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। नो नीड टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक टू अवेल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को अवेल करने के लिए बैंक में पैसा डिपॉजिट करना की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड अलाउस क्रेडिट फैसिलिटी टू द कार्ड होल्डर, यानी उधार देने की फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड से हमको मिलती है, यानी हमको बैंक क्या देता है, एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। फिर कहता है द कार्ड होल्डर हैज़ टू पे सम चार्जेस फॉर द क्रेडिट कार्ड, इसके अंदर भी बैंक कुछ चार्जेस अकाउंट से काटता है, साथ ही जो उधार आपने बैंक से लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेता है बैंक। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, तो टू डिफरेंसेस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर द कार्ड होल्डर ऑफ द डेबिट कार्ड इज नॉट अ डेटर। ठीक है, क्यों डेटर नहीं है, डेटर कौन होते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, हमारे लिए एसेट होते हैं ना, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है। लेकिन क्योंकि डेबिट कार्ड होल्डर उधार तो हमसे लेते नहीं है, ठीक है, वो तो उतना ही खर्च कर सकते हैं जितना उनके अकाउंट में पैसा है। ठीक है, यानी उनसे हमें उधार अब नहीं लेना है। क्यों? अब जब उन्होंने हमसे पैसा उधार लिया ही नहीं है तो फिर वो मेरे लिए डेटर थोड़ी ना बन जाएंगे, इसलिए वो कह रहा है द कार्ड होल्डर ऑफ डेबिट कार्ड इज नॉट अ डेटर टू द बैंक, यानी बैंक के लिए वो डेटर नहीं होता। जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, द कार्ड होल्डर ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज अ डेटर ऑफ द बैंक। ठीक है, जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो डेटर बनते हैं। क्यों? उन्होंने ओवरड्रॉ कर रखा है, बैंक से ज़्यादा पैसा ले रखा है, यानी बैंक को अब उनसे लेना है पैसा वापस, तो फिर उनके लिए वो क्या बना, बैंक के लिए एसेट बना, इसलिए वो क्या बन गया, डेटर बन गया। फिर कहता है क्रेडिट फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन डेबिट कार्ड। ठीक है, डेबिट कार्ड के अंदर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, यानी आप ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हैं डेबिट कार्ड के अंदर। ठीक है, जबकि क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट फैसिलिटी बैंक देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन टेली बैंकिंग, अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर ऑफ अ कस्टमर इस लिंक्ड बाय टेलीफोन टू द बैंकर्स कंप्यूटर। ठीक है, कस्टमर का जो टेलीफोन है ना उसको क्या किया जाता है, लिंक कर दिया जाता है बैंक के कंप्यूटर से। ठीक है, द कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक बैलेंस इन हिज अकाउंट एंड लेटेस्ट ट्रांजैक्शन ऑन टेलीफोन। फिर क्या होगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितना जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में टेलीफोन पे उसको खबर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो ये एक टेली बैंकिंग होती है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक है, सीबीएस सिस्टम क्या होता है, तो अंडर सीबीएस या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अ कस्टमर बिकम्स अ कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच। ठीक है, तो कस्टमर क्या होता है, बैंक का कस्टमर बनता है ना कि ब्रांच का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जब भी कोई सीबीएस सिस्टम जो बैंक रखता है ना वहाँ जाके अगर अकाउंट खुलवाते हैं, कोई भी बैंक के अंदर अगर सीबीएस की फैसिलिटी अवेलेबल है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है, वहाँ आप अगर अपना अकाउंट खुलवाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप उस पर्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर ना बन के बल्कि पूरे बैंक के आप क्या बनेंगे, कस्टमर बन जाएंगे। ठीक है, यही वो कह रहा है अंडर सीबीएस अ कस्टमर बिकम्स द कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन द कस्टमर ऑफ एनी ब्रांच। By opening an account in one branch, customer can operate the same account in all CBS branches. क्या किया, एक बार आपने अकाउंट खोल लिया किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर तो वही अकाउंट आप किसी भी ब्रांच में ऑपरेट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब कहता है इट ऑफर्स द फॉलोइंग फैसिलिटीज, क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल होती है, इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन द अकाउंट इन सीबीएस ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, आप इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, सीबीएस अगर है तो।
ठीक, कैश विड्रॉल फैसिलिटी फ्रॉम एनी ऑफ द CBS ब्रांचेस, यानी कोई भी आप अकाउंट उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आपने एक लोकेशन ए पे जो है अपना अकाउंट खुलवाया था उस ब्रांच पे, ठीक है, लोकेशन Z पे आपको कैश विड्रॉ करना पड़ गया, तो आप वहाँ पे भी कैश विड्रॉ आराम से कर लेंगे, क्योंकि CBS की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो आप जो है वहाँ पे जाएंगे बैंक के अंदर और वहाँ से आप जो अपना कैश विड्रॉ करना था विड्रॉ करके आ जाएंगे, ठीक है, सेम अकाउंट से। अपडेटिंग ऑफ पासबुक एट ऑल द CBS ब्रांचेस, ठीक है, आपको पासबुक अपडेट करवानी थी, आप लोकेशन ए पे अकाउंट खुलवाए थे ब्रांच ए में, आप जाके ब्रांच सी में भी जाके अपना जो पासबुक अपडेट करवा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको वही सेम अपडेट मिल जाएगी, क्योंकि CBS सिस्टम है, सब जगह एक ही जैसा ऑपरेशन चल रहा होगा। डिफाइन SMS अलर्ट, अंडर दिस सिस्टम अ कस्टमर नीड्स टू गिव हिज मोबाइल नंबर टू द बैंक, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर को अपना नंबर देना पड़ता है बैंक को। द बैंक रिकॉर्ड द नंबर इन इट्स कंप्यूटर सिस्टम, बैंक क्या करता है, उसी मोबाइल नंबर को कंप्यूटर सिस्टम में अपने क्या करता है, रिकॉर्ड कर लेता है। Whenever transaction takes place, there is automatically a SMS on the customer's mobile, आपके मोबाइल पे जो अलर्ट्स आते हैं ना कि इतना अमाउंट डेबिट हो गया, इतना अमाउंट क्रेडिट हो गया, इतना अमाउंट डेबिट हुआ है, इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, ये SMS अलर्ट की वजह से आते हैं, ठीक है। आपका वहाँ पे बैंक के कंप्यूटर के सिस्टम में क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो वहाँ पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ से SMS अलर्ट किसको मिलता है, आपको मिल जाता है। फिर बैंक के उस SMS अलर्ट में ये लिखा भी होता है कि अगर आपने ये ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आप तुरंत इस नंबर पे कॉल करें, ठीक है। ये SMS अलर्ट की फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बैंक ड्राफ्ट, क्या है। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक, क्या है, एक चेक की तरह आएगा, ठीक, ड्रॉन बाय द बैंक, इसको कौन ड्रॉ करता है, बैंक, ईदर ऑन इट्स ओन ब्रांच, या तो अपनी ही दूसरी ब्रांच पे वो ड्रॉ करेगा, और ऑन दी अनदर बैंक, या फिर किसी और बैंक के ऊपर वो ड्रॉ करेगा, ठीक है। क्या ड्रॉ करेगा, बैंक ड्राफ्ट, इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, किसके फेवर में, थर्ड पार्टी के फेवर में ये काम किया जाता है। यानी एक बैंक क्या करेगा, बैंक ड्राफ्ट क्रिएट करेगा, या तो अपनी ही दूसरी ब्रांच के लिए या फिर किसी और बैंक के ऊपर वो जो है बैंक ड्राफ्ट बनाएगा, ठीक। इट इज और इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी, इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी का मतलब जो जिसको वो बैंक ड्राफ्ट बना के बैंक दे रहा है, ठीक है, उसके फेवर में, ठीक। इट इज पेएबल टू द पर्सन नेम्ड इन इट, ठीक है, ये किसको पेएबल होता है, जिसका नाम बैंक ड्राफ्ट में लिखा है उसको पे किया जाता है, और टू हिज ऑर्डर, इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन द डिमांड, ठीक है, ये हमेशा कब पे किया जाता है, डिमांड पे, इस एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज डिमांड ड्राफ्ट, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, डिमांड ड्राफ्ट। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, यूज टू रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या होता है इसके अंदर, एक जगह से दूसरी जगह पैसा रेमिट किया जाता है। एनीबडी कैन ऑब्टेन अ बैंक ड्राफ्ट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक, कोई भी बैंक ड्राफ्ट ले सकता है, एक बार उसको पैसा बैंक के अंदर जमा करना पड़ेगा। फीचर्स क्या है इसके, मनी कैन बी रेमिटेड इजिली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिर कहता है इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन, देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर ऑफ बैंक ड्राफ्ट। सर इसको बहुत ही अच्छे से हम समझाने की कोशिश करते हैं बस। देखिए होता क्या है कि हम हैं, फॉर एग्जांपल हम हैं, ठीक है, हमें 10 लाख रुपए लेके जाने हैं यहाँ से दूसरे लोकेशन के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सिटी ए से सिटी सी में जाना है हमें, ठीक। अब सिटी ए से सिटी सी में हम 10 लाख रुपए कैश लेके जाएंगे तो हमारे लिए बहुत रिस्की है ना ये चीज़। तो हम क्या करेंगे, बैंक के पास जाएंगे और बैंक से कहेंगे बैंक हम तुम्हें 10 लाख रुपए जमा करते हैं, ठीक है, तुम उसके बदले में क्या करो, हमें एक बैंक ड्राफ्ट क्रिएट करके दे दो, ठीक। हम क्या करेंगे, अब वो जब बैंक ड्राफ्ट बैंक बना के दे देगा, अब जब बैंक ड्राफ्ट बैंक बना के दे देगा हम उसको लेके चले जाएंगे। अब मेरे लिए रिस्क नहीं है क्योंकि मेरा पैसा मेरे पास नहीं है, जबकि वो बैंक के पास है। अब वो बैंक, अब होगा क्या, जब हम उसको लेके यहाँ से जाएंगे सिटी सी में जिस बैंक के ऊपर या जिस ब्रांच के ऊपर उसने जो बैंक ड्राफ्ट बैंक ने बनाया होगा वहाँ हम जाएंगे और कहेंगे बेटा ये हमने 10 लाख रुपए वहाँ जमा किए थे, 10 लाख रुपए मुझे दे दो। अब मैंने डिमांड की इसलिए इसको क्या कहा गया, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक। बैंक क्या करेगा, वो डिमांड ड्राफ्ट लेगा या फिर बैंक ड्राफ्ट लेगा, उसको देखेगा और उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करेगा, उसके बाद फिर वो 10 लाख रुपए
दे देगा। ठीक है, हमारा पैसा सेफली सिटी ए से सिटी सी में चला गया। अब वो जो बैंक है जिसने पैसा दिया है वो क्या करेगा, वो जो बैंक ड्राफ्ट है वो उस बैंक को भेजेगा जिस बैंक ने वो बनाया था। तो उसके बदले में बैंक क्या करेगा, उसमें से अपने अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर देगा 10 लाख रुपए उस पर्टिकुलर बैंक को। ठीक है, इस तरीके से ये साइकिल पूरी चलती है। अब जिसने बैंक ड्राफ्ट बनाया, जिसने सेफली उसको पैसे को वहाँ तक पहुँचाया, उसके बदले में इतना काम वो कर रहा है तो उसके बदले में कुछ कमीशन वो चार्ज करता है। ठीक है, अपने इस काम का। इतना टोटल बैंक ड्राफ्ट क्या होता है पूरा खुल के आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब कहता है गिव द फीचर्स ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस का क्या फीचर है, आरटीजीएस फैसिलिटी इज ओनली प्रोवाइडेड बाय सीबीएस एनेबल्ड बैंक ब्रांच। आरटीजीएस की फैसिलिटी सिर्फ कहाँ मिलेगी, जिनके पास कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, सिर्फ उन्हीं के यहाँ आरटीजीएस की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आरटीजीएस ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कॉन्टिन्यूसली। ये भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे इंडिविजुअली यानी ग्रॉस बेसिस पे होता है, कोई भी यहाँ पे बैचेस नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट इन आरटीजीएस इज ₹2 लाख। ठीक है, आपको ये भी मैंने बताया था, कम से कम जो अमाउंट होना चाहिए वो 2 लाख का होना चाहिए, तभी आरटीजीएस आप कर सकते हैं। द ट्रांसफ़र इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। फाइनल है यानी एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो फिर अब वो वापस नहीं किया जा सकता। इररिवोकेबल यानी रिवोक उसको नहीं किया जा सकता वापस से। ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन है गिव द फीचर्स ऑफ एनईएफटी। तो कहता है अ बैंक मस्ट हैव एनईएफटी एनेबल्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द एनईएफटी बैंक। ठीक है, एनईएफटी की फैसिलिटी उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एनईएफटी का यूज़ करवा पाएगा। ठीक है, बैंक के पास एनईएफटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर कहता है देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू एनईएफटी। कोई मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे नहीं रखा गया है कि इतना ही अमाउंट होना चाहिए तभी आप एनईएफटी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आरटीजीएस के अंदर रखा गया है। फिर कहता है एनईएफटी ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन बैचेस, यानी बैच में होते हैं। आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि एक पर्टिकुलर पहले बैच बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर जब बैच बन जाता है तब फिर वो पैसा उसमें से ट्रांसफ़र किया जाता है। एनईएफटी कैन नॉट बी यूज टू रिसीव फॉरेन रेमिटांस, यानी फॉरेन करेंसी अगर आपको लेनी है तो फिर उसके लिए एनईएफटी का आप यूज़ नहीं कर सकते, एनईएफटी यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। डिफाइन डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, कह रहा है डिजिटल बैंकिंग रिफर्स टू द प्रोविजन ऑफ ऑल ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल बैंकिंग क्या है, कह रहा है कि बेसिकली कि जो पुराने ज़माने में जो पहले के दौर में चला करता था ना ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ें, वो आज के टाइम पे हम किससे करेंगे, वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वाया डिजिटल मीन्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। यही है डिजिटल बैंकिंग। ठीक है, जो चीज़ें होती थी होंगी वही चीज़ें, ठीक है, लेकिन किसके थ्रू होंगी, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होंगी। पहले पेपर वर्क होता था, आज पेपरलेस वर्क होता है। ठीक है, यानी डिजिटल का यूज़ होगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, सच एज मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट एंड अदर ऑनलाइन मोड्स। ये सारे मोड्स यूज़ किए जाते हैं ताकि हम लोग डिजिटल बैंकिंग का यूज़ कर सकें। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल पेपर वर्क। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, पेपर वर्क को एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे से। और विजिटिंग बैंक ब्रांचेस, बार बार बैंक में विजिट करना जो पड़ता था अब वो नहीं करना पड़ता है। ठीक, इट एनेबल्स कस्टमर टू परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजैक्शन 24/7। ठीक है, यानी 24 घंटे 7 दिन आप कभी भी कोई भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहले क्या था, आप बैंक जब बंद हो जाएगा उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पाते थे, क्यों, आपको बैंक विजिट करना पड़ता था ट्रांजैक्शन करने के लिए। अब वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं आज के टाइम, आपको 24 घंटे फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाती है इस चीज़ की। ठीक है, यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कंप्यूटर्स, ठीक है, आईपैड्स वगैरह सब यूज़ किया जाता है ताकि आप डिजिटल बैंकिंग का यूज़ कर सकें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूपीआई। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई इज़ अ रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, रियल टाइम यानी तुरंत पेमेंट ट्रांसफ़र होता है। यूपीआई आप करते ही हैं आज के टाइम पे, यूपीआई का यूज़ ही होता है पूरी जगह पे। ठीक है, क्या होता है, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हमने यहाँ से ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट से अपने दोस्त के अकाउंट में, तुरंत उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक, डेवलप्ड बाय, इसको डेवलप किसने किया है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने डेवलप किया, याद रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया था। रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि वो बैंकर्स बैंक है। ठीक है, इसलिए उसको वो जो है रेगुलेट करता है। विच एनेबल द सीमलेस ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन टू बैंक अकाउंट वाया मोबाइल प्लेटफॉर्म। ठीक है, मोबाइल के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम क्या करते हैं,
सीमलेस ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कहीं पैसा फंस नहीं जाता। जैसे होता नहीं है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस भी करते थे तो क्या होता था, यूपीआई जब तक के नहीं था कि हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, उसके अकाउंट में हाईलाइट होने में अभी टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लग जाता था। ठीक है, आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। यूपीआई क्या करता है, यहाँ से तुरंत हमने पैसा ट्रांसफर, यहाँ से हमने तुरंत पैसा ट्रांसफ़र किया, वहाँ तुरंत उसके अकाउंट में पैसा हाईलाइट हो जाता था कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। यूजिंग द वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यूपीआई आईडी, मोबाइल नंबर और क्यूआर कोड, ये सारी चीज़ें यूज़ करता है। यूपीआई आईडी आपसे पूछते हैं हम लोग, ठीक है, क्या भाई पेमेंट करवाना है तो यूपीआई आईडी बता दीजिए या क्यूआर अपना दे दीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू। अगला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ई वॉलेट? ई वॉलेट क्या होता है सर? एन ई वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इज़ अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम, is a digital payment system that allows a user to store fund और लिंक देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, या तो अपना फंड को स्टोर करने में मदद करेगा या फिर आपके बैंक अकाउंट को लिंक करने में मदद करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एप्लीकेशन और सर्विस। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक वे में या मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है ये क्या करता है, एक वॉलेट क्रिएट करता है, उसके अंदर आपके अकाउंट को लिंक कर देता है। इट एनेबल्स द यूज़र टू मेक पेमेंट, ट्रांसफ़र मनी, परचेज गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन और एट मर्चेंट आउटलेट्स विदाउट नीडिंग टू कैरी कैश। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सब पैसा क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा आराम से। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आराम से हो जाएंगे, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ना ही कोई फिजिकल कार्ड कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, ना डेबिट कार्ड आप लेके जाइए ना क्रेडिट कार्ड लेके जाइए। आपने अगर अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इससे लिंक कर रखा है ई वॉलेट से, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, सीधे अपने मोबाइल के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पे। ठीक है, आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड कैरी नहीं करना पड़ेगा, आपको कैश कैरी नहीं करना पड़ेगा। फिर कहता है व्हाट इज़ मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग मीन्स व्हेन ट्रांजैक्शंस आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। जब भी मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो हमारा कि मोबाइल बैंकिंग है। फिर लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आ रहा है, वो क्या है, व्हाट इज़ आईएमपीएस? आईएमपीएस यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है? इट इज़ एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड सिस्टम इन इंडिया दैट अलाउज पीपल टू सेंड और रिसीव मनी यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पैसा भेजा भी जाता है और पैसा रिसीव भी किया जाता है यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, एटीएम्स, इंटरनेट बैंकिंग और इवन एसएमएस। इस तरीके से आईएमपीएस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम ये भी हैगा। ठीक है, तो आई होप सर कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपके पास एक ऑप्शन खुला हुआ है, वो है कमेंट सेक्शन का। आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए, मुझे तुरंत आप अपनी क्वेरी को रेस करिए वहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबा दिएगा, क्योंकि आप बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाएगी, अदरवाइज़ आप लेटेस्ट अपडेट से महरूम रह जाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी ये शेयर करिए चैनल को, ताकि उन सब तक ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं रिसोर्स लेके आ रहा हूँ आप तक के पहुँचा रहा हूँ वो उन तक भी पहुँच सके। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना गलती से भी भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।